हाय एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं शेक्सपियर के अनदर प्ले को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है कोरियोलेनस। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे एंड ये आपकी थ्योरी क्लास 17 क्लास होगी, जो आपकी थ्योरी क्लास होगी, जो हमारी थ्योरी क्लासेस चल रही हैं टीजीटी के लिए, है ना। टीजीटी के लिए जो चल रही है, तो हम शेक्सपियर स्टार्ट किए हैं। तो शेक्सपियर आपके पीजीटी में भी हैं एंड शेक्सपियर आपके जीआईसी में भी हैं। शेक्सपियर जहाँ कहीं हैं आपके किसी भी एग्ज़ाम में, वो सबके लिए इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। वैसे हमारा फोकस है टीजीटी पे, यानी कि हम टीजीटी का पूरे जितने भी शेक्सपियर के 37 प्लेज हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। पूरी थ्योरी क्लासेस कराई जा रही हैं इस चैनल पर, ठीक है। बाकी शेक्सपियर हर जगह इंपॉर्टेंट है, चाहे वो पीजीटी हो गया, चाहे जीआईसी हो गया, या कोई भी एग्ज़ाम हो गया, जहाँ पे भी आपके शेक्सपियर हैं उन सब के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब तक हमने 17 क्लास हमने ले लिया है शेक्सपियर के वर्क पर। शेक्सपियर की बायोग्राफी हमने पढ़ा, देन उसके बाद शेक्सपियर के 37 मैंने बताया शेक्सपियर की कितनी कॉमेडी है, कितनी ट्रेजेडी है, कितने हिस्टोरिकल प्ले है। देन उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, अब सीक्वेंस से शेक्सपियर के एक एक प्ले को हम पढ़ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, है ना। थ्योरी क्लासेस पूरी चल रही हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए बता दूँ कि ऑलरेडी इसकी 16 वीडियो आ चुकी है, 16 क्लास हो चुकी है, जो आपको इसी चैनल के मतलब प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, या कोर्सेज में जाओगे या प्ले लिस्ट में जाओगे, वहाँ पर आपको पूरी वीडियो सीक्वेंस से मिल जाएगी। पूरी क्लासेस सीक्वेंस से आप जाके वहाँ से पहली क्लास से आप देख सकते हो, अगर आप टीजीटी की तैयारी करना चाह रहे हो या पीजीटी की तैयारी करना चाह रहे हो। ओके, सो वहाँ से आप जाके तैयारी कर सकते हैं। तो इस चैनल पे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए सो दैट आपको इसका बेनिफिट मिले। बाकी शेयर भी कर दीजिएगा और भी बच्चों को बेनिफिट मिल सके, क्योंकि इस चैनल पे ग्रामर की प्रैक्टिस, ग्रामर के रूल्स एंड लिटरेचर की तो पूरी थ्योरी क्लासेस ही कराई जा रही हैं एंड प्रैक्टिस भी कराई जाती है, ठीक है। इस चैनल पे आपको जैसे एलटी की पूरी थ्योरी क्लासेस कराई गई थी, वैसे टीजीटी की भी तैयारी कराई जा रही है, ठीक है। सो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अच्छा, टीजीटी वालों के लिए मैंने 8000 प्लस फैक्ट्स एक पीडीएफ बनाया है। इसमें ना टोटल 8000 फैक्ट हैं, सिर्फ फैक्ट ही रखे गए हैं, है ना। टीजीटी के 4 राइटर्स को रखा गया है, देन लिटरेरी टर्म्स, देन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को बहुत ही, मतलब हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का एक भी चीज़ छूटा नहीं है, बहुत ही, मतलब जितने भी ओल्ड इंग्लिश से लेके मॉडर्न एरा तक पूरा बताया गया है। तो ये पूरा टोटल 8000 फैक्ट हो गए हैं। ये पीडीएफ है एंड इसमें ना टोटल कितने पेजेस हैं, 284 पेजेस हैं। और ये आपको ये भी बता दूँ 249 में मिल जाता है ये पीडीएफ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस वाले पीडीएफ में लेने के लिए, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके ले सकते हैं, ठीक है। 8081848735 पे आप व्हाट्सएप करके ये पीडीएफ ले सकते हैं। व्हाट्सएप करेंगे, ठीक है, व्हाट्सएप पे तुरंत रिप्लाई मिलेगा, कॉल कोई नहीं करेगा। तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप ये 8000 प्लस फैक्ट ले सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है टीजीटी वालों के लिए। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। बाकी टीजीटी की थ्योरी क्लास भी अगर आपको चाहिए, वैसे तो मैं यूट्यूब पे करा ही रही हूँ थ्योरी क्लासेस, बट अगर आपको पीडीएफ चाहिए, थ्योरी बेस्ड पीडीएफ चाहिए, तो वो भी आपको मिल जाएगा इस चैनल पे। आप इस नंबर पे मैसेज करके, व्हाट्सएप पे मैसेज करके ले सकते हैं। आते हैं अब हम कोरियोलेनस को आज डिस्कस करेंगे। तो टोटल 37 प्लेज हैं शेक्सपियर के, और 37 में अब तक हमने 17 प्लेज को कवर कर लिया है, और अभी बचे हुए हैं उसको भी हम कवर करेंगे। तो विलियम शेक्सपियर का अनदर प्ले है कोरियोलेनस। ये भी इम्पॉर्टेंट प्ले है। जैसे रोमन प्लेस की बात अगर की जाए कि विलियम शेक्सपियर के रोमन प्लेस कौन कौन से हैं, तो एक आपका कोरियोलेनस है ना, एक आपका जूलियस सीजर है, और एक आपका एंटोनी एंड क्लोपेट्रा है। तो ये तीनों रोमन प्लेस कहलाते हैं, है ना। अगर बात पूछा जाए कि रोमन प्लेस शेक्सपियर के कौन कौन से हैं, तो जूलियस सीजर, एंटोनी एंड क्लोपेट्रा एंड कोरियोलेनस है। तो ये रोमन प्लेस में से ही एक प्ले है कोरियोलेनस। तो ये ध्यान रखना है। जॉनरा क्या है, ये भी ट्रेजेडी ही है। रोमन प्ले है, एक रोमन ट्रेजेडी है, ठीक है। जॉनरा याद रखना है कि ये एक ट्रेजेडी है, यानी कि इसमें ये रोमन प्ले है, रोमन ट्रेजेडी है। पॉलिटिकल प्ले भी याद रखना, किस एरा में लिखी गई है, तो जैकोबियन एरा में लिखी गई है ना। ये शेक्सपियर का आखिरी रोमन प्ले है, ये ध्यान रखना। जैसे कि मैंने जूलियस सीजर कहा था, वो भी रोमन प्ले है, एंटोनी क्लोपेट्रा वो भी रोमन प्ले है, और कोरियोलेनस ये भी रोमन प्ले है, ठीक है। तो यहाँ पे प्ले टाइप क्या है ये ध्यान रखना है, जैकोबियन एरा में है। एंड प्ले टाइप की बात करेंगे, पॉलिटिकल ट्रेजेडी है। इट इज़ द लास्ट ऑफ शेक्सपियर रोमन ट्रेजेडी, अदर बीइंग जूलियस सीजर, एंटोनी क्लोपेट्रा, जो मैंने बताया अभी, ठीक है। तो ये शेक्सपियर की रोमन ट्रेजेडी है एंड रोमन ट्रेजेडी में लास्ट है
और जूलियस सीजर है, एंटनी एंड क्लोपेट्रा। फिर बात करेंगे यहाँ पे कंपोजिशन डेट, तो यहाँ पे 1608 से लेके 1609 के बीच में ये लिखा गया है। अप्रॉक्स है, रिटन ड्यूरिंग द सेम पीरियड एज पेरिकल्स एंड सोनेट्स, मतलब उसी पीरियड में लिखा गया है जब इन्होंने पेरिकल्स को लिखा था और सोनेट्स को लिखा था, उसी दौरान इन्होंने इसको भी लिखा है। ठीक है। हिस्टोरिकल सोर्स की बात करेंगे तो सर थॉमस नॉर्थ का ट्रांसलेशन ऑफ प्लूटार्क लाइव्स ऑफ द नोबल, ग्रेशियंस एंड रोमन, स्पेसिफिकली द लाइफ ऑफ केयस मार्सियस कोरियोलैनस। शेक्सपियर फॉलोड प्लूटार्क वेरी क्लोजली इन दिस प्ले। तो ये ध्यान रखना है कि इसका जो हिस्टोरिकल सोर्स है वो सर थॉमस नॉर्थ का ट्रांसलेशन प्लूटार्क लाइव्स स्पेशली केयस मार्सियस की बायोग्राफी से लिया गया है ना। तो शेक्सपियर ने इस प्ले में ना प्लूटार्क की कहानी को बहुत ही बारीकी से क्लोज टू सोर्स फॉलो किया है, ये ध्यान रखना है। सेटिंग याद रखना है, यहाँ पे रोम की सेटिंग दी गई है, द सेंटर ऑफ पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, इसमें से सेटिंग दी गई है वो रोम की है जहाँ सारी राजनीति और दंगे होते हैं। कोरियोली क्या है, ये एक दुश्मन देश का शहर है, वॉल्सियंस है ना, और वॉल्सियंस सिटी है, एक दुश्मन देश का शहर है। एंटिम द कैपिटल ऑफ द वॉल्सियंस, एंटिम क्या है, ये दुश्मनों की राजधानी है, यानी कि वॉल्सियंस की कैपिटल है, तो ये ध्यान रखना है। पॉलिटिकल कंटेक्स्ट की बात करेंगे तो रिटन ड्यूरिंग ऑफ मिडलैंड्स कॉर्न राइट इन इंग्लैंड विच मिरर्स द फूड राइट्स इन द प्ले, इट रिफ्लेक्ट जैकोबियन एंजाइटीज अबाउट क्लास कॉन्फ्लिक्ट एंड पावर ऑफ द कॉमन पीपल। ठीक है। अब यहाँ पे हम अगर पॉलिटिकल कंटेक्स्ट की बात करते हैं, राजनीतिक इसके संदर्भ से रिलेटेड क्या है कि जब ये प्ले लिखा जा रहा था ना कोरियोलेनस, तब इंग्लैंड में 1607 में मिडलैंड कॉर्न राइट्स हो रहे थे। तो ये ध्यान रखना है, क्या हो रहे थे, मिडलैंड्स कॉर्न राइट्स 1607 में इंग्लैंड में हो रहे थे, जिस समय शेक्सपियर ने कोरियोलेनस लिखे थे वो उसी समय मिडलैंड कॉर्न राइट्स हो रहे थे। कहाँ पे, इंग्लैंड में 1607 में। अब ये मिडलैंड्स कॉर्न राइट्स क्या है, अनाज के दंगे, जो खाने के दंगे हो रहे थे, है ना। प्ले की जो शुरुआत है वो खाने के दंगे, ये भी प्ले है ना, ये प्ले शुरू होता है ना तो खाने के दंगे से ही होती है, और ये उस समय का जो अमीर वर्सेस गरीब के डर को दिखाता है ना। की कॉन्फ्लिक्ट याद रखना, तो पैट्रिशियंस कौन थे, वो अरिस्टोक्रेट, वो रूलिंग क्लास जो रूल करते थे, वो अमीर क्लास, वो शासक वर्ग थे जिन्हें पैट्रिशियंस कहा गया है। और प्लेबियंस किसे कहा गया है, प्लेबियंस, तो ये कॉमन सिटीजन्स थे, आम जनता, नागरिक थे। ठीक है। एग्जाम रेलिवेंस याद रखना है, ऑफन आस्क इन पीजीटी एंड नेट रिगार्डिंग इट्स पॉलिटिकल थीम्स, द कैरेक्टर ऑफ वोलोमनिया एंड द सोर्स प्लूटार्क। तो ये अक्सर करके एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि वोलोमनिया कौन है ना, ये कैरेक्टर कहाँ मिलेगा, इसका सोर्स प्लूटार्क की लाइफ है, ध्यान रखना। कैरेक्टर्स की बात करेंगे तो सबसे पहले है केयस मार्सियस कोरियोलेनस। तो सबसे पहले कोरियोलेनस का क्या नाम रहता है, केयस मार्सियस नाम रहता है, बाद में इसको ये कोरियोलेनस की टाइटल मिलती है बाद में, तो पूरा याद रखना, केयस मार्सियस कोरियोलेनस। ये इस प्ले का ट्रेजिक हीरो है, रोमन ग्रेटेस्ट सोल्जर है। ठीक है। काफ़ी ब्रिलियंट वॉरियर है, फियर्सली प्राउड एंड एरोगेंट है, तो ये ध्यान रखना। ब्रिलियंट वॉरियर तो है लेकिन हद से ज़्यादा एरोगेंट भी है, घमंडी है। ठीक है। डिस्पाइज द कॉमन पीपल, इसको ना ये आम जनता से नफरत करता है, इसे आम जनता से नफरत है, और ये उन्हें क्या कहता है, द म्यूटेबल रैंक सेंक्टेड मिनी, है ना, ये आम जनता को ये बात कहता है, द म्यूटेबल रैंक सेंक्टेड मैन, यानी कि बदबूदार और पल पल बदलने वाली भीड़ कहता है, किसे, कॉमन पीपल को, जो आम जनता है, आम नागरिक को ये कहता है, क्योंकि नफरत करता है। इनकेपेबल ऑफ कंप्रोमाइज़, इसको मतलब ये कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता, ये झुकना या समझौता करना इसकी बस की बात नहीं है, मतलब ये झुकना नहीं चाहता, ना ही ये समझौता करना चाहता है ना। हिज ह्यूब्रिस प्राइड इन हिज ट्रेजिक फ्लॉ, इसका ह्यूब्रिस, इसकी जो हमार्शिया है ना, इसका हमार्शिया क्या था, ह्यूब्रिस, इसका अहंकार ही इसकी कमी है जो इसे ले डूबता है लास्ट में। ठीक है। अ ट्रेजेडी ऑफ पॉलिटिकल इनफ्लेक्सिबिलिटी वर्सेस डेमोक्रेटिक नेसेसिटी, तो इसमें ध्यान रखना, ये प्ले दिखाता है कि एक महान सैनिक हमेशा एक अच्छा नेता नहीं बन सकता, ज़रूरी थोड़ी ना एक महान सैनिक अच्छा नेता बनेगा ना, तो ये ध्यान रखना है। इसका ना ये ध्यान रखना, इसकी ट्रेजिक फ्लॉ क्या है, ह्यूब्रिस है, यही अहंकार इसको ले डूबता है, ये इसका ट्रेजिक फ्लॉ है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वोलोमनिया, ठीक है। वोलोमनिया कौन है, ये कोरियोलेनस की मदर है, द मोस्ट पावरफुल इन्फ्लुएंस ऑन हिम, है ना, उस पर, कोरियोलेनस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव इसी का रहता है, वोलोमनिया का, मतलब माँ का प्रभाव बेटे पे ज़्यादा रहता है। तो ये कोरियोलेनस की मदर है वोलोमनिया, बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस है, पैट्रियोटिक है, मैनिपुलेटिव है, यानी कि महत्वाकांक्षी है, देशभक्त है, मतलब इसको ना रोम से काफ़ी प्यार है,
ठीक है, अपने देश से काफ़ी प्यार है। ये चाहती है कि इसका बेटा युद्ध में नाम कमाए, है ना। वॉर एंड ऑनर मोल्डेड हर सन इनटू वॉरियर, तो ये ध्यान रखना। और इसी ने कोरियोलिनस को एक वॉर मशीन बनाया है, ठीक है। मेंटल अथॉरिटी रोमन मिलिट्रिज्म को ये क्या करती है, मतलब इसी ने क्या किया है, मतलब ये प्ले की सबसे ताकतवर महिला है। लास्ट में क्या होता है, लास्ट में यही रोम को बचाती है अपने बेटे को मनाकर, और ये एक सख्त रोमन माँ का प्रतीक है, ठीक है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वर्जिलिया, ये नाम याद रखना, ये वोलोनिया के ठीक विपरीत कैरेक्टर है, ऑपोजिट कैरेक्टर है, फॉयल कैरेक्टर है वोलोनिया के। ये कोरियोलिनस की वाइफ है। बेचारी बहुत ज़्यादा जेंटल, लॉयल, रिजर्व टाइप की होती है ना। हिंसा इसको नहीं आता, हिंसा के बीच शांति का प्रतीक है, ठीक है। माइग्रेसियस, इसे ना कोरियोलिनस क्या कहता है, माइग्रेसियस साइलेंस अपनी पत्नी को कहता है कोरियोलिनस, मेरी सुंदर चुप्पी, है ना। नेक्स्ट कैरेक्टर का याद रखना, मेनेनियस एग्रिपा, ठीक है। मेनेनियस एग्रिपा ये कौन है, ये पैट्रिशियन सीनेटर है, कोरियोलिनस का फ्रेंड भी है और मेंटोर भी है ना। ये एक बुजुर्ग सीनेटर है और कोरियोलिनस का दोस्त भी है, ठीक है। एंड बात करेंगे तो ये है कैसा, तो ये काफ़ी बहुत विटी टाइप का है, डिप्लोमेटिक टाइप का है, अमीर और गरीब के बीच ये सुलह कराने की कोशिश करता है, ठीक है। और यही कहानी बताता है फेबल ऑफ द बैली, ठीक है। फेबल ऑफ द बैले की कहानी यही बताता है, यानी कि भड़की हुई भीड़ को शांत करने के लिए फेबल ऑफ द बैले सुनाता है, एक पेट की कहानी सुनाता है, ठीक है, ध्यान रखना यही। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है टूलस ऑफिडियस कौन है, ये जनरल ऑफ द वॉल्सियंस, जो वॉल्सियंस था, जो दुश्मन क्षेत्र था, है ना, ये उसका क्या है, जनरल है। कोरियोलिनस का आर्क राइवल है, कोरियोलिनस का सबसे बड़ा ये राइवल है, ठीक है। और ये भी कोरियोलिनस की तरह ब्रेव है, यानी कि उसी की तरह बहादुर है, लेकिन उससे ज़्यादा चालाक नहीं है, मतलब उससे ज़्यादा चालाक है, श्रूड है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और ये कोरियोलिनस से जलता है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो आपका सिसिनस वैल्यूटस है और जीनियस ब्रूटस है, ये दोनों याद रखना, सिसिनस वैल्यूटस एंड जीनियस ब्रूटस। अच्छा, ब्रूटस से याद आया, एक होता है मार्कस ब्रूटस, मैं यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए बता दे रही हूँ, एक होता है मार्कस ब्रूटस, एक है डिसियस ब्रूटस। ये दोनों कहाँ पे आते हैं, मार्कस ब्रूटस एंड डिसियस ब्रूटस, ये आपके जूलियस सीजर में आते हैं। और जो मेन ब्रूटस है, जो जूलियस सीजर का दोस्त रहता है, ये मेन ब्रूटस रहता है, जो रोम, मतलब जो सिर्फ रोम के लिए मारता है ना, मतलब रोम के लिए जूलियस सीजर को मारता है, ये तो जलता ही है। तो ये ब्रूटस, ये दोनों ब्रूटस को याद रखना है जूलियस सीजर में। इसमें जीनियस ब्रूटस है कोरियोलिनस में, ठीक है, तो इनको भी याद रखना। ये जो है इसमें जीनियस ब्रूटस है, ठीक है। ये दोनों जो सिसिनस हैं और जीनियस, ये कौन होते हैं, ये ट्रिब्यून्स ऑफ द पीपल होते हैं, यानी कि जनता के प्रतिनिधि होते हैं, चालाक राजनेता हैं ये दोनों, और ये जनता की भलाई का नाटक करते हैं पर असल में अपनी सत्ता बचाना चाहते हैं। ये दोनों क्या करते हैं ना, जनता को क्या करते हैं, भड़काते हैं, कोरियोलिनस को वोट मत दो, जिससे उसे देश निकाला मिलता है, यही दोनों करते हैं। नेक्स्ट जो है कॉमिनियस कौन है, ये रोमन जनरल एंड एलाई ऑफ कोरियोलिनस, ठीक है, रोमन जनरल है और कोरियोलिनस का साथी है। ये सीनेट में कोरियोलिनस की बहादुरी का बखान करता है, बहुत तारीफ करता है। नेक्स्ट जो है यंग मार्सियस कौन है, ये कोरियोलिनस का बेटा है, ठीक है। ये अपने पिता जैसा ही है, एक सीन में उसे बटरफ्लाई को फाड़ते हुए दिखाया गया, जो दिखाता है कि वह भी बड़ा होकर हिंसक बनेगा, तो ये ध्यान रखना है आपने। रोमन सिटीजन्स नेक्स्ट है, ये रोम की जनता है। प्लेबियंस मॉब है ना, जो आम लोग हैं, ये भूखे हैं, फीकल, हंग्री, इजली इन्फ्लुएंस्ड, यानी कि भूखे हैं, इनकी राय बहुत जल्दी बदलती है, बहुत फीकल टाइप के हैं, और कोरियोलिनस इनसे नफरत करता है, ठीक है, और ट्रिब्यून्स इनका यूज़ करते हैं, तो ये मैनिपुलेटेड बाय ट्रिब्यून्स। अब ये थीम को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले कहानी को समझ लेते हैं, देन उसके बाद मैं थीम को पढ़ाऊँगी। तो कोरियोलिनस को हम अगर यहाँ पे पढ़ेंगे तो ये भी 5 एक्ट में ही है, शेक्सपियर के पूरे प्लेस 5 एक्ट में है, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखेंगे एक्ट 1 की शुरुआत होगी द हीरो एंड द राइट, ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या शुरुआत होती है, भूख और युद्ध की। तो कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह होती है, द हंगर, द प्ले ओपन्स इन रोम विद प्लेबियंस समझ, यहाँ पे प्लेबियंस जो है ना, इसको समझ जाइएगा आम जनता, है ना, जो कॉमन पीपल है। राइटिंग बिकॉज दे आर स्टार्विंग, दे ब्लेम केयस मार्सियस,
लेटर कोरियोलेनस फॉर होर्डिंग ग्रेन। देखिए तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो कोरियोलेनस है ना, ये सबसे पहले केएस मार्सियस बस रहता है। कोरियोलेनस बाद में इसको टाइटल मिलती है, लेकिन शुरुआत में जब होती है तो इसका नाम केएस मार्सियस ही रहता है। कहानी रोम में शुरू होती है। आम जनता जो प्लेबियंस है वो भूख से परेशान होकर दंगा कर रही हैं। भाई उनको सही से खाना नहीं दिया जा रहा, सही से ग्रेन नहीं मिल रहा, अनाज नहीं मिल रहा है, तो वो भूख से परेशान होकर दंगा कर रही हैं। जो आम जनता है, जो प्लेबियंस हैं, उनका आरोप ये है कि अमीर लोगों ने सारा ग्रेन गोदामों में छिपा रखा है, सारा जो अनाज है वो गोदामों में छिपा रखा है, और सबसे ज़्यादा नफरत वो केएस मार्सियस से करते हैं। उसके बाद क्या होता है, द फेबल मेनेनियस एग्रिपा, a wise patrician comes to crowd by telling the fable of the belly. He compared the senate to the belly which digests food for the body and the citizen to the limbs. फिर उसके बाद सारी जो जो भीड़ है, जो आम जनता है, वो भूख से परेशान है, दंगा कर रही है। जो भीड़ है वो मॉब बन गई है। अब इनको समझाएगा कौन, इनको शांत कौन करेगा, तो इसका नाम रहता है मेनेनियस एग्रिपा। ये आता है, ये एक समझदार अमीर आदमी है, मेनेनियस एग्रिपा। ये भीड़ को शांत करने के लिए एक फेबल ऑफ द बैले कहानी सुनाता है। ठीक है, एक स्टोरी सुनाता है, फेबल ऑफ द बैले। ठीक है, ये ध्यान रखना है, पेट और शरीर की कहानी सुनाता है। कहानी ये रहती है, बताता है, कहानी ये रहती है इसमें, वो कहता है कि जो सीनेट है, ठीक है, जो सीनेट मतलब सरकार पेट है जो खाना पचाती है, और जनता क्या है, जनता हाथ पैर है, जनता हाथ पैर है। अगर पेट काम नहीं करेगा तो हाथ पैर को ताकत कैसे मिलेगी। कुछ इस तरह ये फेबल ऑफ द बैली सुनाता है। कौन, मेनेनियस एग्रिपा सुनाता है। तभी वॉर होता है, युद्ध की खबर आती है। हाँ, न्यूज़ अराइव दैट द वॉलेसियंस, यानी कि एनेमीज, वॉल्सियंस क्या रहते हैं, जो एनेमीज रहते हैं, जो दुश्मन रहते हैं, ठीक है, आर अटैकिंग लेड बाई टूलस ऑफिडियस, है ना। तभी खबर आती है कि रोम के जो दुश्मन है वॉल्सियंस हमला करने आ रहे हैं, और उनका जो नेता है वो टूलस ऑफिडियस है। ये लोग ना कहाँ आ रहे हैं, ये लोग रोम पर हमला करने आ रहे हैं, वॉल्सियंस के लोग, ठीक है। तभी खबर आती है द विक्ट्री, केएस मार्सियस जो है ये कोरियोलेनस ही है, जो केएस मार्सियस मैं बोल रही हूँ ना, ये कोरियोलेनस है। अभी इसको कोरियोलेनस की टाइटल नहीं मिली है, अभी इसका नाम शुरुआत में केएस मार्सियस ही होता है। तो केएस मार्सियस गोज टू वॉर, ही सिंगल handedly enters the enemy city of Corioli and defeated them. For this incredible bravery he is given the honorary title agnomen Coriolanus. तो यहाँ पे खबर ये आती है कि वॉल्सियंस लोग कौन होते हैं, ये दुश्मन होते हैं। ये खबर आती है कि वॉल्सियंस लोग हमला करने आ रहे हैं, कहाँ पे, रोम पर, और वॉल्सियंस का जो नेता है टूलस ऑफिडियस वो भी आ रहा है, कहाँ पे, रोम पर हमला करने आ रहे हैं। तभी केएस जो मार्सियस होता है वो युद्ध में जाता है, अकेले ही जाता है, और वो इतनी बहादुरी दिखाता है कि अकेले ही दुश्मनों के शहर कोरियोली के गेट के अंदर घुस जाता है और जीत जाता है। यानी कि सबको मार के गिरा उरा के चला आता है, उनके घर के अंदर मार के चला आता है कोरियोली, है ना, और जीत जाता है। इस महान जीत के लिए इसे एक सम्मानजनक टाइटल दिया जाता है जिसका नाम पड़ता है कोरियोलेनस। तब यहाँ से हम केएस मार्सियस को कोरियोलेनस के नाम से जानने लगते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, कोरियोलेनस को टी.एस. इलियट ने कहा है आर्टिस्टिक सक्सेस कहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, कोरियोलेनस ने आर्टिस्टिक सक्सेस कहा है, आपने ध्यान रखना है। ओके, अब बात यहाँ पे करेंगे, इसको तो टाइटल मिल गया कोरियोलेनस को। एक्ट सेकंड में क्या होता है, चुनाव और घमंड, हीरो की वापसी, राजनीति। फिर द रिटर्न, कोरियोलेनस रिटर्न टू रोम एज अ हीरो, द सीनेट वांट्स टू मेक हिम काउंसल। अब जब ये जीत गया भाई, अकेले युद्ध जीत गया, कहाँ से, कोरियोली जाके, दुश्मनों के क्षेत्र में जाके अकेले ही मार के गिरा उरा के चला आया, तो ये भाई हीरो बन गया। इसको एक टाइटल मिल गई कोरियोलेनस की। कोरियोलेनस एक हीरो बनकर रोम लौटता है। सीनेट उसे रोम का काउंसिल बनाना चाहती है, ठीक है, कौंसल बनाना चाहती है। कौंसल मतलब होता है सबसे बड़ा पद, प्रधान जिसे बोल सकते हो, कौंसल बनाना चाहती है। ठीक है, कौन, सीनेट। सीनेट कौन है, वही सरकार रोमियो कह रहे हैं, सरकार जो है वो कोरियोलेनस को कंसल बनाना चाहती है, क्योंकि भाई वो उसने अकेले युद्ध जीता है, इसी वजह से। फिर परंपरा ये रहता है कि टू बिकम कंसल, कस्टम डिमांड्स दैट ही मस्ट स्टैंड इन द मार्केट प्लेस, सो हिज वॉन्ट्स टू द पीपल एंड आस्क फॉर देयर वोट्स।
अब यहाँ पे एक कंडीशन है कि कोरियोलिनस को कंसल तो बनाया जाएगा, लेकिन एक रूल है, एक नियम है कि कंसल बनने के लिए उसे बाजार में खड़े होकर अपने जो युद्ध के जो घाव हैं, उसके शरीर पे जो भी घाव आए होंगे जब वो युद्ध में लड़ा होगा, वही घाव दिखाने होंगे आम जनता को, और आम जनता को बड़ी ही टेंडर रूप से वोट मांगना होगा। मतलब अपना घाव दिखाकर, जैसे लोग करते नहीं हैं वोट मांगने के लिए ना, ऐसे तुम्हें करना होगा। ये कंडीशन रखा जाता है किसके सामने? कोरियोलिनस के सामने। अब ठहरा कोरियोलिनस थोड़ा सा अनिच्छुक टाइप का, थोड़ा घमंडी है भाई, वो नहीं झुकेगा, है ना। इस तरह दिखा के वो जनता को अपना घाव दिखा के वोट नहीं मांगेगा। अब यहाँ पे क्या हो जाता है? कोरियोलिनस इज एक्सट्रीमली प्राउड and hates begging for power. He mocks the citizen while asking for their votes. The citizen confused but impressed agree to vote for him. बट यहाँ पे क्या होता है? कोरियोलिनस बहुत घमंडी है, उसे वोट मांगना भीख मांगने जैसा लगता है। वो ये सब काम नहीं करेगा कि अपना वुंड्स दिखा के या अपने घाव को दिखाकर वोट मांगेगा। इस तरह वो वोट मांग रहा है तो उसको एक भीख जैसा लग रहा है। वो जनता के पास जाता तो है, लेकिन उनका मजाक उड़ाते हुए वोट मांगता है। वो जनता से मजाक उड़ाते हुए जो वोट मांगता है। जनता पहले तो कंफ्यूज हो जाती है, फिर हाँ हाँ कह देती है वोट के लिए, या यूँ बोलो समझ नहीं पाती है उनका उसका मजाक। लेकिन क्या होता है? दो ट्रिब्यून्स होते हैं, मैंने बताया था। जनता के दो और नेता हैं, मैंने कहा जनता के प्रतिनिधि थे दोनों ना। एक आपका जीनियस ब्रूटस था, एक आपका सिसिनस था। ये ना जनता के प्रतिनिधि थे, जनता के दो नेता थे, है ना, ब्रूटस और सिसिनियस। ये दोनों डर जाते हैं। ये दोनों इसलिए डर जाते हैं कि अगर कोरियोलिनस कंसल बन गया तो उनकी पावर ख़त्म कर देगा। भाई वो जनता के नेता हैं, जनता के ट्रिब्यून्स हैं, अगर वो कंसल बन गया तो उनकी पावर ख़त्म कर देगा। इसलिए लोग यहाँ पे प्लॉटिंग करते हैं कि हम क्या करेंगे, जनता को भड़काएंगे कि उसने तुम्हारा मजाक उड़ाया। तो ये लोग क्या करते हैं? जनता को भड़काते हैं कि कोरियोलिनस ने तुमसे वोट कैसे मांगा है, तुम्हारा मजाक उड़ा के तुमसे वोट मांगा है। तुम एक काम करो, उसने तुम्हारा मजाक, अपना वोट वापस ले लो। जनता को इस तरह ये लोग क्या करते हैं? भड़काते हैं। फियर कोरियोलिनस विल टेक अवे देयर पावर, दे इंसाइट द पीपल टू चेंज देयर माइंड्स एंड रिवोक देयर वोट्स। ठीक है, ये लोग डर जाते हैं कि अगर वो कंसल बन गया तो फिर हम लोग का काम क्या होगा, हम लोग का तो हर तरफ से हटा ही देगा हम लोग को। तब ये लोग यहाँ पे प्लॉटिंग करते हैं कि हम जनता को इस तरह इसकी बातों में नहीं आने देंगे। जनता को ये लोग भड़का देते हैं कि वो तो तुम्हारे सामने तुम्हारा मजाक बना के तुमसे वोट मांग रहा है ना, और अपना वोट वापस ले लो। जनता हो जाती है, भड़क जाती है, मॉब बन जाती है। एक्ट 3 में बैनिशमेंट हो जाता है। क्लाइमेक्स पे कहानी पहुँच गई है। कन्फ्रंटेशन होता है। द ट्रिब्यून्स एक्यूज कोरियोलिनस ऑफ बीइंग अ ट्रेटर। कोरियोलिनस एक्सप्लोड्स इन एंगर। ही आर्ग्यू अगेंस्ट डेमोक्रेसी, सेइंग दैट गिविंग फ्री कॉर्न टू द पीपल मेक्स देम रेबेलियस। अब यहाँ पे क्या होता है? सब लोग जान गए हैं कोरियोलिनस किस टाइप का है, घमंडी है भाई। वो अपने घाव दिखाकर वोट नहीं मांग सकता, मजाक बना बना के उसने जनता से क्या किया है? वोट मांगा है। तो यहाँ पे ट्रिब्यून्स जो थे, ये दोनों ब्रूटस और सिसिनियस, ये दोनों जनता को भड़का देते हैं कि आप लोग का मजाक बनाया गया है और आप लोग वोट दे रहे हो, आप लोग अपना वोट वापस ले लो। तो जो ट्रिब्यून्स है ये लोग अभी रुकते नहीं हैं और फिर प्लानिंग करते हैं, प्लॉटिंग करते हैं। ट्रिब्यून्स कोरियोलिनस पर गद्दार होने का आरोप भी लगाते हैं। और क्या आरोप लगाते हैं? कि ये गद्दार है, ट्रेटर बोलते हैं। अब कोरियोलिनस ठहरा थोड़ा सा गुस्से वाला, है ना, गुस्से वाला, थोड़ा घमंडी टाइप का। ये झुकेगा थोड़ी ना, ये थोड़ी ना बताने जाएगा अपने आप को, सफाई डिफेंड थोड़ी ना करने जाएगा। अब ये इसको गुस्सा आ गया कोरियोलिनस को, जब ये सुना कि मुझ पर गद्दार होने का आरोप लगाया जा रहा है, तो कोरियोलिनस का गुस्सा फूटता है। वो लोकतंत्र के खिलाफ बोलने लग जाता है। किसके खिलाफ? डेमोक्रेसी के खिलाफ बोलने लग जाता है तुरंत। ठीक है, और जनता को मुफ्त अनाज देकर सिर पर चढ़ाओगे तो वो बगावत ही करेंगे, ये कुछ बोलने लग जाता है। कहता है, अब वो जनता से गुस्सा हो गया कि जनता ही मेरे साथ कुछ इस तरह कर रही है, जो कि जनता नहीं कर रही थी, ये लोग भड़का रहे थे जनता को। ठीक है, तो वो जनता पे गुस्सा करता है और कहता है जनता को अगर मुफ्त अनाज देकर सिर पर चढ़ाओगे तो वो बगावत ही करेंगे, जनता के खिलाफ बोल देता है। देन क्या होता है? द ट्रिब्यून्स कॉल फॉर हिज डेथ। मैनेनियस इंटरवेंस, द पनिशमेंट इज चेंज टू बैनिशमेंट। तभी क्या होता है? ट्रिब्यून्स उसे मारने की मांग करते हैं। जो ट्रिब्यून्स दोनों होते हैं ना, कौन, ध्यान रखना है, ब्रूटस और सिसिनियस। उसकी भाई कोरियोलिनस को मार दो, वो इस टाइप का है, जनता के खिलाफ बोल रहा है, वो कुछ भी कर सकता है, उसे मार दो। लेकिन मैनेनियस के समझाने पर सज़ा बदलकर उसे बैनिशमेंट कर दिया जाता है। किसे? कि भाई रहने दो, उसको मारा नहीं जाएगा, उसको देश निकाला दे दिया जाएगा। किसको? कोरियोलिनस को। ठीक है,
फिर क्या होता है, फ्यूरियस कोरियोलेनस शाउट्स हिज फेमस लाइन आई बैनिश यू, इम्प्लाइंग दैट रोम इज नथिंग विदाउट हिम, ही लीव द सिटी अलोन। अब इसको गुस्सा आ जाता है कि मुझे देश निकाला दिया है, तो गुस्से में पागल कोरियोलेनस अपनी फेमस लाइन बोलता है, कहता है तुम क्या मुझे निकालोगे, मैं तुम्हें निकालता हूँ, आई बैनिश यू, है ना, मैं खुद मतलब मैं तुम्हें निकालता हूँ, इस तरह बोलता है, आई बैनिश यू। वो रोम छोड़कर चला जाता है, कौन, कोरियोलेनस। उसके बाद एक्ट 4 में अब ये गुस्सा तो रहता है रोम से, रोम की जनता से भी गुस्सा रहता है बहुत ज़्यादा, तो इसको बदला लेना है, किसको, कोरियोलेनस को, कि मुझे बदला लेना किसी भी तरह से रोम की जनता से, रोम के जो भी हैं ट्रिब्यून्स हैं उन जनता है उनसे दुश्मन। अब ये क्या करता है, बदला लेने के लिए अपने दुश्मन के पास चला जाता है। दुश्मन कौन था, वही था कोरियोलेनस गोज टू एंटिम द कैपिटल ऑफ वोल्सियंस, जहाँ से वो शुरुआत में युद्ध लड़ा था, है ना, जो ऑफिडियस था, नेता था, है ना, जहाँ पे वो शुरुआत में युद्ध लड़ा था, जिसके घर में घुस के जाके मार के आया था, उन्हीं के पास चला जाता है, अपने दुश्मन के पास, कि उनसे हाथ मिला के मैं रोम को बर्बाद करूँगा, ठीक है। फिर क्या होता है, ही एंटर्स द हाउस ऑफ हिज आर्क एनिमी ऑफिडियस, ही ऑफर्स हिज थ्रोट टू बी कट आर हिज सर्विस टू डिस्ट्रॉय रोम। फिर वो ऑफिडियस के घर घुसकर कहता है या तो मेरा गला काट दो या फिर रोम को बर्बाद करने में मेरा साथ दो, इस तरह मतलब अपने दुश्मन के साथ हाथ मिला लेता है रोम को बर्बाद करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रोम से डिस्पेयर हो चुका है। ऑफिडियस जो है वो उसे गले लगा लेता है। दे गैदर अ ह्यूज आर्मी एंड मार्च टुवर्ड्स रोम, रोम इज इन पैनिक एंड सिटीजन रिग्रेट बैनिशिंग हिम। फिर क्या होता है, ऑफिडियस उसे गले लगा लेता है, वो दोनों मिल जाते हैं और दोनों मिलकर एक विशाल सेना तैयार करते हैं और रोम की तरफ बढ़ते हैं, रोम को बर्बाद करने के लिए। जब रोम में ये पता चलता है कि कोरियोलेनस ने ऑफिडियस से बड़े दुश्मन के साथ हाथ मिला लिया, वो लोग आ रहे हैं रोम पे अटैक करने के लिए, तो रोम में हाहाकार मच जाता है ना। तो जिन लोगों ने कोरियोलेनस को बैनिशमेंट किया था वो अब पछता रहे थे कि हमने क्यों उसको बैनिश किया। एक्ट 5 में गलती कुछ नहीं रहती, बस इसके अंदर घमंड रहता है, इसका घमंड ही इसे ले डूबता है, किसे, कोरियोलेनस को। फिर यहाँ पे एक्ट 5 में हम लोग पहुँच गए हैं। द फेल्ड प्लीज, रोम सेंड्स फ्रेंड्स कॉमिनियस मैनेनियस टू बेग कोरियोलेनस फॉर मर्सी बट ही रिजेक्ट देम ऑल, ही इज कोल्ड एंड अनएल्डिंग। अब यहाँ पे ये इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, इनकी जो सेना रहती है, ठीक है, ऑफिडियस की और इसकी कोरियोलेनस की, लोग रोम पे अटैक करने वाले हैं। तो रोम के जो लोग हैं वो कोरियोलेनस के दोस्त के पास जाते हैं कि भाई जाके किसी तरह उसे मनाओ। कोरियोलेनस के दोनों दोस्त रहते हैं, कॉमिनियस और मैनेनियस, है ना, ये दोनों दोस्त रहते हैं। तो रोम के जो लोग हैं, जो जनता है, वो इन दोनों के पास जाते हैं, है ना, कोरियोलेनस के दोस्त के पास जाते हैं कि जाके किसी तरह उसको मना लो कि रोम को बर्बाद ना करे, रोम पे अटैक ना करे, किसी तरह माफ़ी मांगने भेजते हैं। लेकिन कोरियोलेनस जो है वो अब पत्थर बन चुका है, उसके अंदर मर्सी नहीं है, वो किसी की बात नहीं सुनता। फिर ये लोग क्या करते हैं, फाइनली हिज मदर वोलोमिया, हिज वाइफ वर्जिलिया एंड हिज सन कम टू हिज कैम्प। लास्ट में फिर वही माँ की पुकार, सब लोग इसकी फैमिली के पास जाते हैं, उसकी माँ वोलोमिया, इसकी पत्नी वर्जिलिया और बेटा जो रहता है उसके कैंप में आते हैं, समझाते हैं, बहुत समझाते हैं। तो मेल्टिंग, वोलोमिया यहाँ पे डिलीवर्स अ पावरफुल स्पीच ऑन पैट्रियोटिज्म एंड फैमिली। कोरियोलेनस ब्रेक्स डाउन होल्डिंग हर हैंड, ओ मदर व्हाट हैव यू डन, ही एग्रीज टू मेक पीस नोइंग इट विल लीड टू हिज डेथ। इसकी माँ जो रहती है वोलोमिया, वो जाती है अपने बेटे को समझाती है और एक लंबा चौड़ा एक पावरफुल स्पीच देती है, देशभक्ति पर, फैमिली पर देती है ना। तो बेटे का दिल पिघल जाता है यहाँ पे और रोने लग जाता है अपनी माँ का, मतलब कोरियोलेनस अपनी माँ का हाथ पकड़ के रोने लग जाता है और कहता है, ओ मदर व्हाट हैव यू डन, ओ माँ तुमने क्या कर दिया, है ना, तुमने क्या किया, तुमने तो रोम को बचा लिया पर अपने बेटे को मार दिया, है ना। फिर वो शांति समझौता मान लेता है, पीस ट्रीटी मान लेता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है, कि हाँ ठीक है मैं रोम पे अटैक नहीं करूँगा, शांति समझौता कर लेता है। देन क्या होता है, ही साइंस अ पीस ट्रीटी एंड रिटर्न टू वोल्सियन सिटी कोरियोली। ऑफिडियस जेलस ऑफ कोरियोलेनस पॉपुलैरिटी एक्यूजेज हिम ऑफ बीट्रेयल एंड कॉल्स हिम द बॉय ऑफ टीयर्स, ये ध्यान रखना। द वोल्सियन कॉन्सिपरेटर स्टैब कोरियोलेनस टू डेथ। फिर क्या होता है, जब वो साइन कर लेता है कि भाई पीस ट्रीटी पर, मतलब पीस ट्रीटी वही शांति समझौता, फिर वो संधि पर साइन करके वापस दुश्मनों के शहर कोरियोली लौटता है। वो शांति, मतलब तुम माँ समझाती है ना कि तुम शांति का समझौता कर लो, रोम पे अटैक मत करो, मत कुछ करो, सब कुछ, तो ये मान जाता है अपनी माँ की बात पे, है ना, रोने लग जाता अपनी माँ के बाद हाथ पकड़कर, कहता ओ मदर व्हाट हैव यू डन, तुमने क्या किया, तुमने रोम को तो बचा लिया मुझसे पर अपने बेटे को मार दिया, है ना, क्योंकि भाई ये उससे मिला रहता है ऑफिडियस से ना, तो उससे भी कुछ इसने साइन वाइन किया होगा
ऑफिडियस से भी इसने प्लानिंग प्लॉटिंग किया था, लेकिन अपनी माँ की बात मान के ये रोम को माफ़ कर देता है। फिर क्या होता है, संधि पर, ठीक है, वो संधि पर क्या करता है, साइन करके वापस दुश्मनों के शहर कोरियोली लौटता है। तो ऑफिडियस जो है ना, जिसके साथ ये मिला रहता है, जो इसका दुश्मन रहता है, जो कोरियोलिनस की लोकप्रियता से जल रहा है, उसकी पॉपुलैरिटी से जल रहा है, उस पर गद्दारी का आरोप लगाता है। कौन? ऑफिडियस। और उसे बॉय ऑफ टीयर्स कहता है कि तुम इतनी जल्दी बदल गए, तुम तो मेरे साथ प्लानिंग किए थे रोम को जलाने, रोम को बर्बाद करने के लिए, तुम इतनी जल्दी रोने वाले बच्चे कहकर चिढ़ाता है कि तुम रोने वाले बच्चे हो, तुमसे कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे कोरियोलिनस को गुस्सा आ जाता है और इसी बहस में ऑफिडियस के साथ ही उसे चाकू मारकर मार डालते हैं। किसे? कोरियोलिनस को। तो ये ध्यान रखना, बॉय ऑफ टीयर्स कौन कहता है, ये ध्यान रखना ऑफिडियस कहता है कि तुम तो रोने वाले बच्चे हो, तुमसे कुछ ना हो पाएगा, है ना। तो उसे चाकू मारकर ख़त्म, यहीं पे कहानी ख़त्म हो जाती है। तो आइए देखें, हम यहाँ पे थीम को देख लेते हैं, ठीक है। याद रखना यहाँ पे उसका जो ट्रेजिक फ्लॉ है ना, वो ट्रेजिक फ्लॉ मार्शिया वो ह्यूब्रिस है ना। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पे लास्ट में मर जाता है वो। देखिए कोरियोलिनस की मेजर थीम क्या है? ह्यूब्रिस, एरोगेंस है। कोरियोलिनस इज द मोस्ट प्राउड ऑफ ऑल शेक्सपियरियन हीरोज, ही रिफ्यूजेस टू शो हिज वुंड्स टू पीपल टू आस्क फॉर देयर ओट्स। जैसे कि मैंने बताया, कोरियोलिनस जो है प्राइड, इसके अंदर प्राइड बहुत था, ह्यूब्रिस जिसे कहा जाता है ग्रीक में, एरोगेंस। तो कोरियोलिनस शेक्सपियर के सभी हीरोज में सबसे ज़्यादा घमंडी है। इसे लगता था कि जनता के सामने अपना घाव दिखाना, वोट मांगना भीख मांगने जैसा है, घाव दिखाकर भीख मांगने जैसा है ना। इसका घमंड ही इसकी ताकत है, जो उसे निडर भी बनाती है, और इसकी कमजोरी भी, जो उसे नेता नहीं बनने देती है। तो ये ध्यान रखना है। दूसरा जो है पैट्रिशियंस वर्सेस प्लेबियंस, क्लास कॉन्फ्लिक्ट है इसमें। मतलब ये प्ले दिखाता है कि डेमोक्रेसी को कैसे तोड़ा मरोड़ा जा सकता है ट्रिब्यून्स के द्वारा। जैसे ट्रिब्यून्स जनता को क्या करते हैं, तोड़ते मरोड़ते हैं ना, कभी उसको भड़का देते हैं एकदम। दूसरी तरफ तानाशाही, ऑटोक्रेसी भी बिना जनता के समर्थन के नहीं चल सकती है, ये प्ले दिखाता है। तो ये भी ध्यान रखना है। यहाँ पे एक लाइन आती है, ही दैट विल गिव गुड वर्ड्स टू दी विल फ्लैटर बीनीथ एबॉरिंग, यानी कि जो तुमसे मीठा बोलेगा वो चापलूसी कर रहा होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो एग्जाम में रिलेट टू द बॉडी पॉलिटिक मेटाफर मेनेनियस फेबल। तो ये जो मेनेनियस फेबल जो सुनाता है कहानी, उसमें है, ठीक है, वो एक मेटाफर का यूज़ करता है, बॉडी पॉलिटिक। पॉलिटिक्स एंड पावर, नेक्स्ट जो थीम है पॉलिटिक्स एंड पावर, ये आपने ध्यान रखना है। अच्छा, ये इसमें आती है लाइनें, ठीक है, यहाँ पे है जो मैंने अभी बताया, देखिए इसमें आती है। एक चीज़ ध्यान रखना, पैट्रिशियंस एंड प्लेबियंस का मतलब ये हुआ कि ध्यान रखना है कि यहाँ पे अमीर वर्सेस गरीब, यानी कि प्ले की शुरुआत ही खाने के दंगे से होती है। किससे होती है? फूड राइट्स से होती है, फूड राइट्स इससे होती है, फूड राइट से होती है। द प्ले ओपन्स विद द राइट ओवर फूड, है ना, इससे होती है। और ये अमीर शासकों और भूखी जनता के बीच को एक स्ट्रेस को दिखाता है। मेनेनियस जो है ये बॉडी पॉलिटिक की कहानी इसी थीम को समझाने के लिए कहता है, ठीक है। पॉलिटिक्स एंड पावर मैंने बता दिया है कि ये प्ले दिखाता है डेमोक्रेसी को कैसे तोड़ा मरोड़ा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन आती है, ही दैट विल गिव गुड वर्ड्स टू दी विल फ्लैटर बीनीथ एबॉरिंग, है ना, यानी कि जो तुमसे मीठा बोलेगा वो चापलूसी कर रहा है। नेक्स्ट जो थीम है मदर सन रिलेशनशिप, इसमें माँ बेटे का रिश्ता भी बहुत गहरा दिखाया गया। वोलुमिया इज़ अ रोमन मैट्रन, ठीक है। वोलुमिया एक ऐसी माँ है जो अपने बेटे से ज़्यादा अपने रोम से प्यार करती है, मतलब अपने देश से प्यार करती है। उसने अपने बेटे को जानबूझकर राजनीति में धकेला, जिसकी वजह से उसकी क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। साइकोलॉजिकल एंगल देखेंगे तो क्रिटिक इसे फ्रीडियन लेंस से भी देखते हैं, ठीक है। फ्रीडियन लेंस यानी कि इडिपल ओवरटोन्स, है ना। क्रिटिक इसे फ्रीडियन लेंस से भी देखते हैं। माँ बेटे मतलब माँ का बेटे पर बहुत ज़्यादा अधिकार, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स, कुछ इस तरह देखते हैं क्रिटिक। पब्लिक इमेज वर्सेस प्राइवेट सेल्फ, है ना। कोरियोलिनस हेट्स एक्टिंग आर प्रिटेंडिंग टू बी नाइस फॉर द ओट्स। कोरियोलिनस को एक्टिंग करना पसंद नहीं है, वो ओट पाने के लिए झूठी मुस्कान नहीं दिखा सकता। वो कहता है आई प्ले द मैन आई एम, वो इस तरह कहता है, मैं ओट पाने के लिए झूठी मुस्कान या झूठा या घाव वगैरह मैं नहीं दिखा सकता, जैसा मैं हूँ वैसे ही दिखाऊंगा, वैसे ही मैं ओट मांगूंगा। तो वहाँ पे बोलता है आई प्ले द मैन आई एम, मैं जैसा हूँ वैसे ही दिखूंगा, ये कोरियोलिनस कहता है, ठीक है भाई। ये थी थीम कि एग्ज़ाम फैक्ट आपको क्या याद रखना है बच्चे,
इसका जॉनरा याद रखना, इसका जॉनरा क्या है, ये एक रोमन ट्रेजेडी है, पॉलिटिकल ट्रेजेडी है, ठीक है ना, एक ट्रेजेडी तो है लेकिन रोमन ट्रेजेडी है, पॉलिटिकल ट्रेजेडी है, और ये रोमन प्लेज में से 3rd नंबर पे आता है। जूलियस सीजर, एंटोनी क्लोपेट्रा एंड कोरियोलिनस, रोमन प्ले में 3 प्ले हैं। सोर्स इसका क्या है, प्लूटार्क की लाइफ है, यानी कि लाइफ ऑफ कैयस मार्सियस कोरियोलिनस, ठीक है, ये शेक्सपियर का मेन सोर्स है, ठीक है। सेटिंग इसकी कहाँ रखी गई है, रोम। एक्ट 1 से लेके 3rd तक रोम की सेटिंग, यानी कि रोम की जगह का दिखाया गया, रोम में ही दिखाया गया है। एंड एंटिम कोरियोली एक्ट 4 से लेके 5 तक एंटिम और कोरियोली बाद में दिखाया गया है। कोई सोलोलिकीज नहीं है इसमें, लाइक हैमलेट और मैकबेथ की तरह कोरियोलिनस अपने मन की बात ऑडियंस से नहीं कहता, कोई भी सोलोलिकीज नहीं है, सिर्फ एक्शन में यकीन रखता है। बॉय, द इंसल्ट ऑफिडियस यूजेस द एंड दाउ बॉय ऑफ टीयर्स, लास्ट में क्या होता है, ऑफिडियस इसे बॉय कहता है, जिसे कोरियोलिनस अपना आपा खो देता है और मारा जाता है कि तुम तो रोने वाले बच्चे हो, है ना। कंपैरिजन, इसकी तुलना अक्सर एक्लीज से की जाती है, एक्लीज भी योद्धा होता है ना, तो कोरियोलिनस की भी तुलना जो है वो एक्लीज से की जाती है, ध्यान रखना। शेक्सपियर ने इसमें क्या यूज़ किया है, तो ये भी ध्यान रखना, पॉलिटिकल रियलिज्म, है ना। अनलाइक द मैजिकल टेम्पेस्ट घोस्टली हैमलेट, दिस प्ले इज ब्रूटली रियल, इट डील्स विद ग्रेन प्राइसेस, इलेक्शंस एंड मॉब वायलेंस, है ना। टेम्पेस्ट में इन्होंने जादू दिखाया, हैमलेट में इन्होंने घोस्ट को दिखाया, लेकिन कोरियोलिनस एकदम ब्रूटली रियल है ना, एकदम असली है। इसमें ग्रेन प्राइसेस, इलेक्शंस, मॉब वायलेंस जैसे असली मुद्दों पर बात की गई है, जैसे रियल में होती है चीज़ें, है ना, अनाज के दाम, इलेक्शंस भी होते हैं रियल में, और जो मॉब है यानी कि भीड़ के जो हिंसा है वो भी होते हैं, तो ये सारे ना असली इश्यूज़ हैं, इस पर बात की गई है। अनसिम्पैथेटिक हीरो है कोरियोलिनस, इज हार्ड टू लाइक, ही हैज़ नो सोलिलोकीज अनलाइक हैमलेट टू एक्सप्लेन हिज फीलिंग टू द ऑडियंस, ही इज़ अ वॉर मशीन, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये एक बेचारा एक ऐसा हीरो है जिससे हमदर्दी ना हो, है ना, अनसिम्पैथेटिक हीरो है, ऐसा हीरो जिससे हमदर्दी ऑडियंस को ना हो। कोरियोलिनस को पसंद करना मुश्किल है, हैमलेट की तरह ये अकेले अपनी मन की बात नहीं बताता, इसके मन में क्या चल रहा है, इसलिए इस प्ले में कोई भी सोलिलोकीज नहीं है, क्योंकि कोरियोलिनस की मन की बातें ऑडियंस जान ही नहीं पाती है, हमें ये नहीं पता कि उसके दिल में क्या चल रहा है, वो बस एक वॉर मशीन है, युद्ध की मशीन है, ये ध्यान रखना। रिटोरिक, द प्ले इज फुल ऑफ डिबेट्स, स्पीचेस एंड साउटिंग मैचेस इन द मार्केट प्लेस, तो रिटोरिक यानी कि इस प्ले में ना तलवारबाजी से ज़्यादा डिबेट, स्पीचेस दिखाए गए हैं, तलवारबाजी नहीं दिखाई, ज़्यादातर बहस दिखाया गया है, भाषण दिखाया गया है, बाजार में चिल्ला चोट ज़्यादा है, शाउटिंग मैचेस हैं, क्योंकि भाई वोट मांगना था, तो आप समझ सकते हो। आयरनी, कोरियोलिनस इज किल्ड नॉट बाय द रोमन ही हेटेड बट बाय द वोल्सियंस ही ज्वाइंड, कोरियोलिनस, इसमें आयरनी ये है कि कोरियोलिनस उन रोमन्स, मतलब कोरियोलिनस को उन रोमन्स ने नहीं मारा जिनसे वो नफरत करता था, बल्कि उन वोल्सियंस ने मारा जिनसे उसने हाथ मिलाया था, है ना। ऑफिडियस, रोमन्स जिनसे नफरत करता था, रोमन्स ने कोरियोलिनस को नहीं मारा बल्कि बैनिश कर दिया, मारने की प्लानिंग तो किए थे बट मारे नहीं थे, बैनिश कर दिए, लेकिन जिससे ये हाथ मिलाया रोमन पे अटैक करने के लिए, उन्होंने इसे लास्ट में मार दिया, क्योंकि ये रोम को माफ़ कर देता है, इसी वजह से ये भी हो सकती है जलन, यही होगी। लैक ऑफ कॉमिक रिलीफ, इट इज़ वेरी सीरियस ड्राई ट्रेजेडी, नो क्लाउन्स फॉर फूल्स, एक चीज़ और ध्यान रखना है कि इसमें कोई भी फूल नहीं है, ठीक है, ये बहुत ही गंभीर ट्रेजेडी है, ड्राई ट्रेजेडी है, इसमें कोई भी क्लाउन या फूल नहीं है जो बीच में आए और आपको इंटरटेनमेंट करे, हंसाए, ऐसा कोई फूल नहीं है ये, मतलब इसमें कोरियोलिनस में, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। स्पेशल फोकस की बात करेंगे कोरियोलिनस पर, तो द ट्रेजिक हीरो है अ मैन ऑफ इमेंस फिजिकल करेज बट जीरो इमोशनल इंटेलिजेंस, है ना। जो कोरियोलिनस है, अगर बात करेंगे, फिजिकल करेज बहुत है इसके अंदर, शारीरिक हिम्मत बहुत है, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस बिल्कुल जीरो है, यानी कि इमोशन को समझना इसके बस की बात नहीं है, जीरो है इमोशन को समझने में। हिज फ्लॉ इन ट्रांजियंस, रिफ्यूजल टू कंप्रोमाइज, ही कैन नॉट बेंड सो ही ब्रेक्स, है ना। तो इन ट्रांसिजेंस मतलब अड़ियलपन, है ना, ये झुकना या समझौता करना ये नहीं जानता, कंप्रोमाइज़ नहीं जानता, ये मुड़ नहीं सकता, इसलिए ये टूट जाता है। ही कैन नॉट बेंड सो ही ब्रेक्स, है ना, मतलब कुछ उस टाइप का है। रिलेशनशिप विद वोलोमनिया, ही इज़ अ बॉय टू हर, ही फाइट टू प्लीज हर, ही सरेंडर टू हर इन एक्ट 5 इज ओनली एक्ट ऑफ ह्यूमैनिटी बट इट कॉस्ट हिम हिज लाइफ। यह मतलब इसकी जो माँ है वोलोमनिया, इसकी बीबी वर्जिलिया रहती है, नाम याद रखना, वोलोमनिया अपनी माँ के लिए ये अभी भी एक छोटा बच्चा है, एक बॉय है,
ये युद्ध भी सिर्फ माँ को खुश करने के लिए ही लड़ता है। एक्ट 5 में जब वो माँ के कहने पर रोम को माफ़ करता है, यही उसका एकमात्र इंसानियत वाला काम है, लेकिन उसी की कीमत इसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। इसकी तुलना किससे की गई है? तो लाइक एक्लीज की तरह, जिस तरह एक्लीज भी एक ग्रेट वॉरियर था, सल्की टाइप का था, है ना, एक्लीज बहुत गुस्सैल योद्धा था, उसी तरह ये भी है। तो इसकी कंपैरिजन एक्लीज से की जाती है। लाइक एजेक्स फिजिकली स्ट्रांग, सोशली ऑकवर्ड। तो एजेक्स भी ये शारीरिक रूप से बहुत ताकतवर था, पर सामाजिक रूप से ये बेवकूफ़ था, तो इससे भी इसकी कंपैरिजन की जाती है। अब आपको पढ़ना क्या है, कुछ लाइनें याद रखनी है। जैसे यहाँ पे देयर इज़ अ वर्ल्ड एल्सवेयर, ये कौन कहता है? ये केएस मार्सियस यानी कि कोरियोलेनस ही कहता है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना, प्ले जब स्टार्ट होता है तो ये केएस मार्सियस के नाम से जान जाता है। जब वो युद्ध जीत लेता है ना, जब वो युद्ध वॉल्सियंस वाले अटैक करने आते हैं तो अकेले जाके मार के आता है, उसके बाद इसको टाइटल मिलती है कोरियोलेनस की, ये ध्यान रखना है। देयर इज़ अ वर्ल्ड एल्सवेयर, ये कौन कहता है? ये आपके केएस मार्सियस यानी कि कोरियोलेनस ही कहता है। एक्ट 3 सीन 3 में जब उसे रोम से बैनिश किया जाता है तब ये बात बोलता है कि रोम के अलावा भी दुनिया है, मुझे रोम की ज़रूरत नहीं है, मैं कहीं भी रह लूँगा। ये बात वो कहता है एक्ट 3 सीन 3 में कि आप लोग मुझे रोम से तुम क्या बैनिश करोगे, आई बैनिश यू, है ना। ये बात वो कहता है कि तुम मुझे क्या निकालोगे, आई बैनिश यू। तो यहाँ पे ये बात याद रखना है, ठीक है, कि रोम के अलावा भी दुनिया है। देयर इज़ अ वर्ल्ड एल्सवेयर, कि और भी दुनिया, इसके अलावा भी और भी दुनिया है, मुझे रोम की ज़रूरत नहीं, मैं कहीं पे भी रह लूँगा, ठीक है। ये उसके एरोगेंस एंड प्राइड को दिखाता है। आई बैनिश यू, ये भी वो बोलता है, कोरियोलेनस ही बोलता है एक्ट 3 सीन 3 में, एड्रेसिंग द रोमन सिटीजन्स को बोलता है, ठीक है। ये भी बात वो बोलता है कि तुम मुझे क्या निकालोगे, मैं तुम्हें निकालता हूँ। वो खुद को रोम से बड़ा मानता है, ये दिखाता है कि उसका ईगो कितना बड़ा है, ठीक है। द म्यूटेबल रैंक सेंक्टेड मेनी, ये कौन कहता है? ये भी कोरियोलेनस ही कहता है, किसे? रोम की जनता को कहता है। स्पीकिंग ऑफ द प्लेबियंस, यानी कि रोम की जो आम जनता है, रोम की जो कॉमन पीपल है। प्लेबियंस यहाँ पे ध्यान रखना, इसको कॉमन पीपल को ही कहते हैं, ठीक है बच्चा। तो ये किसे कहते हैं म्यूटेबल रैंक? ये भी कोरियोलेनस ही बोलता है, ठीक है। कहता है बदबूदार और पल पल बदलने वाली भीड़, किसे बोलता है? प्लेबियंस को, जो आम जनता है उसे। ये दिखाता है कि उसे आम जनता और गरीबी से कितनी नफरत है ना। नेक्स्ट पे आ जाएंगे, नेचर टीच बीस्ट टू नो दियर फ्रेंड्स, ये कौन कहता है? तो ये सिसिनियस वैलुटस कहता है ना, जो ट्रिब्यून्स होते हैं, सिसिनियस ये ट्रिब्यून्स होते हैं ना, ये कहता है नेचर टीच बीस्ट टू नो दियर फ्रेंड्स, यानी कि कुदरत जानवरों को भी सिखाती है कि उनका दोस्त कौन है, जो उन्हें खाना देता है। और तुम लोग कोरियोलेनस को पहचान नहीं पा रहे हो, जब वो जनता को भड़का रहे होते हैं लोग तब बोलते हैं। तो ये एक्ट 2 सीन 1 में ट्रिब्यून्स ये कोरियोलेनस के बारे में डिस्कस करते हैं, मतलब जनता को भड़का रहे हैं। ये एक आयरनी है जिसका यूज जनता को भड़काने के लिए किया गया है, ध्यान रखना। ये लाइनें एक आयरनी है। ओ मदर मदर व्हाट हैव यू डन, बिहोल्ड द हेवंस टू ऑप, ये भी कोरियोलेनस ही कहता है। एक्ट 5 सीन 3 में माँ के पैरों में गिरने के बाद माँ का हाथ पकड़कर कहता है, माँ तुमने क्या किया, तुमने तो रोम को बचा लिया पर अपने बेटे को मरवा दिया। तो ये प्ले का सबसे इमोशनल क्लाइमैक्स है। इसे अपनी मौत साफ साफ दिख रही थी कि मैंने रोम को माफ़ तो कर दिया लेकिन अब मुझे मौत ही मिलेगी, ठीक है। एंड बात करेंगे मूवमेंट द ट्रेजिक रिकग्निशन एनाग्नोरिसिस, ध्यान रखना यहाँ पे। नेक्स्ट वन पे आ जाएंगे हम, एक्शन इज इलोक्वेंस, ये कौन है? ये वोलोमिया बोलती है, इसकी माँ बोलती है कोरियोलेनस की। एक्ट 3 सीन 2 में एडवाइजिंग कोरियोलेनस ऑन पॉलिटिक्स, जब वो कोरियोलेनस को ना वो कह रही है, क्या बोलते हैं, एडवाइस कर रही है ना, रोमन लोगों की सोच को दिखाती है, वैल्यूज़ बताती है। कहती है एक्शन शब्दों से ज़्यादा बोलता है, एक्शन इज इलोक्वेंस, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाएंगे, माइग्रेशियस साइलेंस हेल, ये कौन कहता है माइग्रेशियस साइलेंस हेल? तो ये केएस मार्सियस कोरियोलेनस ही कहता है। एक्ट 2 सीन 1 ग्रेटिंग हिज वाइफ वर्जिलिया, माइग्रेशियस साइलेंस हेल, ये अपनी पत्नी को बोलता है क्योंकि इसकी पत्नी बहुत सीधी शांत रहती है, तो अपनी पत्नी वर्जिलिया से मिलते हुए कहता है, वो अपनी पत्नी की चुप्पी की तारीफ़ कर रहा है क्योंकि उसकी माँ बहुत बोलती है, इसलिए वो अपनी पत्नी की चुप्पी की तारीफ़ करता है। काफ़ी क्वाइट मॉडेस्ट टाइप की रहती है और ये बहुत ही रियल कोमल पल है जो दिखाता है कि कोरियोलेनस का प्यार, मतलब कोरियोलेनस भी प्यार कर सकता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ द ट्रेजेडी, सबसे पहले एक्सपोजिशन होता है, यानी कि द फेबल ऑफ द बेल, इंट्रोडक्शन ऑफ द हीरो, है ना, पेट की कहानी,
जो वो सुनाता है, हीरो का परिचय दिया जाता है। देन राइजिंग एक्शन आता है, वॉर एट कोरियोली, इलेक्शन टू काउंसिलशिप, है ना, कोरियोली के युद्ध होता है, कंसल का चुनाव होता है। क्लाइमेक्स पे पहुंच जाती है एक्ट 3 सीन 3 में, बैनिशमेंट किया जाता है कोरियोलेनस को एक्ट 3 सीन 3 में। फॉलोइंग एक्शन आ जाता है, कोरियोलेनस ज्वाइनिंग ऑफिडियस, है ना, दुश्मन ऑफिडियस से हाथ मिला लेता है। देन कैटास्ट्रॉफ हो जाता है, पीस ट्रीटी एंड एसिग्नेशन इन कोरियोलेनस। ये जब पीस ट्रीटी पे क्या कर देता है, संधि पर समझौता कर लेता है, साइन कर देता है, फिर बेचारे का कोरियोली में कोरियोलेनस की हत्या हो जाती है। क्रिटिकल व्यूज़ है, राइटर ने क्या कहा है, किस राइटर ने, किस क्रिटिक ने इसे क्या कहा है। टी.एस. इलियट कॉल्ड कोरियोलेनस शेक्सपियर्स मोस्ट एश्योर्ड आर्टिस्टिक सक्सेस, इवन बेटर देन हैमलेट इन कंस्ट्रक्शन। मैंने बताया टी.एस. इलियट इन्होंने कहा है कि कंस्ट्रक्शन के मामले में कोरियोलेनस हैमलेट से भी बेहतर प्ले है, यानी कि कंस्ट्रक्शन मतलब बनावट में, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आ जाएंगे पॉलिटिकल इंटरप्शन, राइट विंग व्यू, अ क्रिटिक ऑफ मॉब रूल एंड डेमोक्रेसी, है ना, ये जो प्ले है ना ये मॉब रूल की बुराई करता है। लेफ्ट विंग व्यू यानी कि ब्रेट, अ क्रिटिक ऑफ टायरेंट एंड क्लास ऑपरेशन, ठीक है, तो लेफ्ट विंग ब्रेट ये प्ले एक टायरेंट है और गरीबों की शोषण की बुराई करता है। एसी ब्रेडले क्या कहते हैं, नोटेड दैट कोरियोलेनस डज नॉट हैव एनी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट अंटिल द वेरी एंड। एसी ब्रेडले कहते हैं, इन्होंने कहा कि कोरियोलेनस के अंदर अंत तक कोई भी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, मतलब हमें नहीं पता कि कोरियोलेनस के अंदर क्या चल रहा है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट कुछ नहीं दिखा, हमें पता चलता है कि कोरियोलेनस नहीं कहीं वो अपनी मन की बात कहीं बोलता है हैमलेट की तरह, ऐसा कहीं नहीं बोलता जिससे हमें पता चले कि उसके अंदर क्या चल रहा है, ऐसा कहीं भी दिखाया नहीं गया है। वन लाइनर पे आ जाएंगे हम लोग, तो कोरियोली इज द सिटी कैप्चर्ड बाय के.एस. मार्सियस। कोरियोली वो वही शहर है जिसे मार्सियस ने जीता है, के.एस. मार्सियस यानी कि कोरियोलेनस ने जीता है, ठीक है। कोरियोलेनस इज एन एग्नोमेन यानी कि ऑनररी नेम। कोरियोलेनस एक टाइटल है, एक ऑनररी टाइटल है, असली नाम नहीं है, इसको बस टाइटल मिला है कोरियोलेनस का, लेकिन इसका असली नाम क्या रहता है, के.एस. मार्सियस रहता है। मेनेनियस टेल द फेबल ऑफ द बैले, तो कहानी जब प्ले स्टार्ट होता है ना तो फेबल ऑफ द बैली, इसके बारे में कौन बात करता है, आम जनता से मेनेनियस। प्लेबियन से कौन बात करता है, मेनेनियस ये कहानी बताता है, तो ये ध्यान रखना है ना, ये कहानी मेनेनियस सुनाता है। ऑफिडियस इज द लीडर ऑफ द वॉल्सियंस। ऑफिडियस जो है ये वॉल्सियंस का नेता है। वॉल्सियंस कौन है, दुश्मन क्षेत्र है, वहाँ का नेता है, ठीक है। वोलोमनिया क्लेम्स शी वुड रादर हैव 11 सन्स डाइड फॉर रोम देन वन सन बिहेव ठीक है, बिहेव वॉलुप्चुअसली, ठीक है। तो यहाँ पे बात क्या वोलोमनिया कहती है कि अगर मेरे 11 बेटे होते तो मैं चाहूँगी वो सब रोम के लिए शहीद हो जाएं, बजाय इसके कि वो वॉलुप्चुअसली में जिए, यानी कि वॉलुप्चुअसली मतलब विलासिता में। एक सेकेंड, हाँ कहाँ गया, विलासिता, ठीक है। द सिटीजन्स ये कहती है कि अगर मेरे 11 बेटे भी होते ना तब भी मैं चाहती कि वो सभी रोम के लिए शहीद हो जाएं। द सिटीजन्स आर आर्म्ड द क्लब्स स्टेव्स एंड बैट्स इन द ओपनिंग सीन्स। तो ये ध्यान रखना है कि पहली सीन में जनता के हाथ में डंडे और बैट होते हैं, क्लब्स एंड स्टेव्स होते हैं, मतलब पहली सीन में जनता के हाथ में कौन से वेपन्स होते हैं, तो डंडे और बैट होते हैं, ठीक है। कोरियोलेनस रिफ्यूजेस टू शो हिज वुंड्स स्कार्स टू द पीपल। कोरियोलेनस ने क्या किया था, तो कोरियोलेनस ने अपने स्कार्स जनता को नहीं दिखाता है, अपने घाव को नहीं दिखाता है। सिसिनियस एंड ब्रूटस आर टू ट्रिब्यून्स विलन्स या मैनिपुलेटर्स, यही होते हैं, सिसिनियस और ब्रूटस यही दोनों होते हैं, जीनियस ब्रूटस है यही दोनों वो ट्रिब्यून्स होते हैं जो जनता को भड़काते हैं, किसके खिलाफ, कोरियोलेनस के खिलाफ, ठीक है। ट्रिब्यून्स, ब्रूटस और सिसिनियस यही विलन है, यही इस प्ले के विलन हैं, यही भड़काने वाले लोग हैं जो जनता को भड़काते हैं, सिसिनियस और ब्रूटस। कोरियोलेनस इज कम्पेयर टू ड्रैगन। कोरियोलेनस की तुलना किससे की जाती है, अकेले ड्रैगन से की गई है, लाइक अ लोनली ड्रैगन। वर्जिलिया इज नोन फॉर हर साइलेंस एंड सीविंग। वर्जिलिया अपने साइलेंस एंड सीविंग के लिए जानी जाती है, चुप्पी के लिए जानी जाती है, जिसे वो क्या कहता है, अपनी चुप्पी और स्विंग यानी कि सिलाई के लिए जानी जाती है, स्वीपिंग, ठीक है। कोरियोलेनस इज बैनिश फॉर बीइंग अ ट्रेटर। कोरियोलेनस को बैनिश क्यों किया गया था, क्योंकि उस पर ट्रेटर का इल्जाम लगा था, गद्दार बोलकर निकाला गया था। ही गोज टू एंटिम आफ्टर बैनिशमेंट। तो बैनिशमेंट के बाद वो कहाँ चला जाता है, एंटिम, ऑफिडियस से हाथ मिलाने पहुंच जाता है ना, एंटिम शहर पहुंच जाता है। वलेरिया इज द फ्रेंड ऑफ द फैमिली चेस्ट लेडी। वलेरिया कौन है, तो वलेरिया ये वर्जिलिया की सहेली है जो बहुत पवित्र है। वर्जिलिया यानी कि कोरियोलेनस की वाइफ की सहेली है।
Valeria. The citizen throw their caps in the air when Coriolanus is banished. सिटीजन क्या करते हैं, जब उसे बैनिश किया गया था ना, खुश होकर लोगों ने अपनी टोपियां हवा में उछाली थी, कैप्स को। जब इसको कोरियोलिनस को बैनिश कर दिया जाता है तो जो नागरिक हैं रोम के, वो लोग अपनी टोपियों को ऐसे हवा में उछालते हैं, नहीं, खुशी में, खुश होकर लोगों ने अपनी टोपियां हवा में उछाल दी। ऑफिडियस कॉल्स कोरियोलिनस बॉय ऑफ टीयर्स। लास्ट में जब ये रोम को माफ़ कर देता है अपनी माँ के कहने, वोलोनियस के कहने पर, तो यहाँ पे जो ऑफिडियस है जिसके साथ ये हाथ मिला के आया था रोम को मारने के लिए, तो ऑफिडियस इसे क्या कहता है, ऑफिडियस इसे बॉय ऑफ टीयर्स कहता है। मरने से ठीक पहले ऑफिडियस रोने वाला बच्चा कहता है, जस्ट बिफोर किलिंग हिम। द प्ले एंड्स विद द डेड मार्च। प्ले किस पे खत्म होता है, डेड मार्च पर, यानी कि प्ले एक डेड मार्च के साथ खत्म हो जाता है, एक शव यात्रा, ठीक है। कोरियोलिनस हेट्स फ्लैटरी। कोरियोलिनस को क्या, चापलूसी से नफरत थी। किस चीज़ से नफरत, उसको चापलूसी नहीं पता, मतलब नहीं पसंद था। इट इज़ शेक्सपियर लास्ट ट्रेजेडी। ये शेक्सपियर की लास्ट ट्रेजेडी है। फर्स्ट ट्रेजेडी कौन सी है, टाइटस एंडोनिकस। लास्ट ट्रेजेडी कौन सी है, कोरियोलिनस। ये शेक्सपियर की लास्ट ट्रेजेडी है। देयर इज़ नो क्लाउन इन दिस प्ले। इस प्ले में कोई भी क्लाउन नहीं है, कोई जेस्टर, कोई कॉमिक सीन नहीं है। द सोर्स इज स्ट्रिक्टली प्लूटार्क। इसका सोर्स क्या है, तो इसको ना स्ट्रिक्टली शेक्सपियर ने, इसका सोर्स पूरी तरह से प्लूटार्क पर आधारित है, ठीक है। द सेटिंग शिफ्ट बिटवीन रोम एंड एंटिम कोरियोली। तो ये ध्यान रखना, इसकी सेटिंग कहाँ रखी गई, पहले तो रोम में रहती है, फिर देन एंटिम और कोरियोले को दिखाया जाता है, दो जगह सेटिंग इसकी रखी गई है, ठीक है। यंग मार्टियस इज सीन चेसिंग बटरफ्लाई एंड टीयरिंग इट अपार्ट, सिंबल ऑफ हिज फादर्स वायलेंस। तो कोरियोलिनस के बेटे का नाम क्या रहता है, यंग मार्सियस, है ना, यंग मार्सियस, छोटा मार्सियस, ये कोरियोलिनस के बेटे का नाम रहता है। ये क्या करता है, एक बटरफ्लाई को पकड़कर उसको फाड़ देता है, और जब वो इस तरह का एक्शन करता है ना, तो समझो ये अपने पिता की हिंसा को ही दिखा रहा है कि ये भी बड़ा होकर अपने पिता की तरह ही वॉयलेंस बनेगा, है ना, वॉयलेंट करेगा। कोरियोलिनस कॉल्स दी प्लेबियंस कर्स। कोरियोलिनस जो आम जनता है, जो प्लेबियंस हैं, उनको क्या बोलता है, कर्स बोलता है, कुत्ते कहता है, ठीक है। टाइटस लार्टीज इज एन अनदर रोमन जनरल। तो टाइटस लार्टीज कौन है, ये एक रोमन जनरल है दूसरा। वोलोनिया सक्सीड वेयर द शोर्ड फेल्ड। वोलोनिया जहाँ तलवार फेल हो गई वहीं वोलोनिया जीत गई, यानी कि वोलोनिया यानी कि कोरियोलिनस की माँ जीत जाती है, ये तो मर जाता है। तो ये थी कहानी। अब एमसीक्यू ट्रैप में आप कैसे फंसेंगे, तो कॉन्फ्लिक्ट याद रखना, इट इज़ रिपब्लिकन्स वर्सेस रॉयलिस्ट। नो, क्या ये झगड़ा रिपब्लिकन या रॉयलिस्ट के बीच में था, नहीं। इसमें जो झगड़ा था वो पैट्रिशियंस और प्लेबियंस के बीच में था। पैट्रिशियंस किसे कहा गया, रिच पीपल को, अरिस्टोक्रेटिक पीपल को, और प्लेबियंस किसे कहा गया है, कॉमन पीपल को, गरीब पीपल को, ठीक है। डेथ की बात करेंगे, वेयर डज ही डाई, वो कहाँ मरता है, कोरियोलिनस कहाँ पर मरता है, रोम में, नहीं, रोम में कहाँ मरता है, वो तो कोरियोली में मरता है, दुश्मनों के शहर में मरता है। कहाँ पे, कोरियोली में, जो दुश्मनों का शहर कहता होता है, जिसे, जो उसे वॉल्सियंस मारते हैं। कौन मारते हैं, वॉल्सियंस, किल्ड बाय वॉल्सियंस। ट्रैप नंबर 3, वाइफ हु सेव्स रोम। रोम को कौन बचाता है, तो मेनली वोलोनिया, उसकी पत्नी भी साथ रहती है, वर्जिलिया भी साथ रहती है, बट मेनली जो होती है वोलोनिया बचाती है, ठीक है। ट्रैप नंबर 4, फेबल हु टेल्स द फेबल ऑफ द बैली। तो फेबल ऑफ द बैली की कहानी कौन सुनाता है, फेबल ऑफ द बैली की कहानी कौन सुनाता है, पेड़ की कहानी कौन सुनाता है, तो मैनेनियस सुनाता है। कौन, मैनेनियस सुनाता है, ये ध्यान रखना। ट्रैप नंबर 4, जॉन्डा इट इज़ अ ट्रेजेडी बट ऑफन कॉल्ड अ प्रॉब्लम प्ले बाय सम ड्यू टू हिज डिबेट नेचर, दो टेक्निकली इट इज़ रोमन ट्रेजेडी। तो ये एक ट्रेजेडी, लेकिन कुछ लोग इसके बहस वाले नेचर के कारण प्रॉब्लम प्ले भी कहते हैं, लेकिन एग्जाम में इसे, आप जब भी एग्जाम में आएगा तो ये ट्रेजेडी है, रोमन ट्रेजेडी है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये थी कहानी, बहुत छोटी थी और मैंने जल्दी से पढ़ा दिया है। तो कैसा लगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसका पीडीएफ चाहिए ना तो मेरे टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, वहाँ पे इसका पीडीएफ, सारी पीडीएफ दे देती हूँ मैं, एंड लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप जुड़ जाइएगा, ओके। बाकी आपको 8000 का फैक्ट, अगर 8000 प्लस फैक्ट आपको चाहिए, अभी टाइम है आपके एग्ज़ाम में, तब तक आपका एक बेहतर रिवीजन हो सकता है। ये फैक्ट है एक बेहतर रिवीजन के लिए, 284 में ही है, मतलब 284 इसके पेजेस हैं, 249 में ही ये है, 249 में है। इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, 8081848735 पे आप व्हाट्सअप करके ये ले सकते हो। तो कैसा लगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें भाई। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो आप लोग का काम क्या है, फीडबैक देने का, लाइक करने का, शेयर करने का एंड सब्सक्राइब करने का। सब्सक्राइब करोगे तो आप ही का फ़ायदा रहेगा, क्योंकि इस चैनल पे थ्योरी क्लासेस कराई जा रही हैं जो मैं बहुत
क्या बोल सकते हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो नहीं कर पाते हैं, उनके लिए ये क्लासेस हैं। ठीक है, तो शेयर ज़रूर करा करें, सबको बेनिफिट हो इसका। ओके, चलिए फिर बाय बाय, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।